पहला टीवी न्यूज शो मातृभूमि लेकर हाजिर हूं मैं शोभना यादव। आज मैं एक बहुत ही खास जगह पे खड़ी हुई हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं प्रधानमंत्री निवास। आज जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ा दिन है, आज दिल्ली के लिए बहुत बड़ा दिन है। 8 राजनीतिक दल जम्मू कश्मीर के, उनके 14 से ज्यादा नेता इस समय प्रधानमंत्री निवास में भीतर मौजूद है। बैठक शुरू हो चुकी है, हमें तस्वीरें भी मिलना शुरू हो चुकी हैं। गृह मंत्री अमित शाह वहां पर मौजूद हैं और इस समय ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं एक लंबी चौड़ी मेज जिसके चारों तरफ नेता बैठे हुए हैं। आज बहुत बड़ा दिन। पहले इस बैठक के शुरू होने से पहले भी तस्वीर खिंचाई गई जिसमें गृह मंत्री अमित शाह को आप देख सकते हैं, पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इस तस्वीर में देख सकते हैं, कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद यहां पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले सभी का अभिवादन किया, सबके साथ मुलाकात की, उसके बाद एक फोटो अपॉर्चुनिटी। और आज बहुत बड़ा दिन है, जैसा कि मैं पहले भी कह रही थी, जम्मू कश्मीर के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, दिल्ली के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री निवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इस समय बैठक चल रही है। जम्मू कश्मीर के भविष्य को लेकर यह बैठक है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार केंद्र सरकार का न्योता इन तमाम राजनीतिक दलों को दिया गया है जो जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली की लगातार मांग कर रहे थे, जो लगातार ये कह रहे थे कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और अब ये तस्वीरें हमें मिलने लगी हैं। बैठक शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 8 दलों के 14 नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं। सबकी अपनी अपनी उम्मीदें हैं, लेकिन जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जम्मू कश्मीर की जो आवाम है, उनका यही कहना है कि अब लोकतांत्रिक व्यवस्था यहां बहाल होनी चाहिए, विकास होना चाहिए। जिस तरीके से आतंकवाद यहां पर आतंकवाद का बोलबाला रहा है, पीड़ित रहे लोग, अब इससे छुटकारा वो चाहते हैं। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको प्रधानमंत्री निवास से दिखा रहे हैं। मैं यहाँ पर प्रधानमंत्री निवास के बाहर मौजूद हूँ। इस बैठक पर हमारी नजर बनी हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे इस बैठक में। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर मौजूद है, एनएसए अजीत डोभाल यहाँ पर मौजूद हैं, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यहाँ पर मौजूद हैं। और जैसा कि आप जानते ही हैं, जम्मू कश्मीर के 14 नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की बैठक चल रही है, लेकिन गुपकार गठबंधन में एन इस बैठक से पहले फूट की खबर सामने आई है। परसों पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि हमें पाकिस्तान को भी बातचीत में शामिल करना चाहिए। इसका खूब विरोध हुआ था और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये महबूबा मुफ्ती की निजी राय होगी, उनकी पार्टी है, वो जाने। तो क्या ये फूट है? सुनिए क्या कुछ कहा। महबूबा जी ने कहा कि पाकिस्तान से बात की जानी चाहिए, क्या आप इस बात से सहमत हैं सर? तो महबूबा देखिए, महबूबा जी प्रेसिडेंट है अपनी पार्टी की, उनको हक है जो बोलने का है। मैं उसके बारे में क्यों कहूँ? वो तो उनने कहा, मैं क्यों कहूँ उसके बारे में? एजेंडा क्या है? मेरा जो एजेंडा है मैं वहाँ से बात करके आपको बताऊँ। उम्मीद क्या है आज स्टेट होल्ड 370 35A क्या सुनना चाहते हैं आप प्रधानमंत्री से? किस मैं कोई एजेंडा सामने रखना नहीं चाहता हूँ। हम एक ओपन माइंड लेके जा रहे हैं। हमारे ऊपर कोई शर्त नहीं रखी गई है। ये मतलब बिना शर्त के जो है ये मीटिंग रखी गई है। हमसे कुछ कहा नहीं गया है कि हमें मीटिंग से पहले कोई बयान देना चाहिए या हमें कुछ कहना चाहिए। हमें कहा गया है कि हम आके वहाँ खुली बात कर सकते हैं और हम इस मौके का फ़ायदा लेंगे, एक अपनी बात रखेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा हम वज़ीर आज़म और उनके साथियों से सुनना चाहेंगे कि वो उनके जहन में क्या है जम्मू कश्मीर। उमर साहब, आपकी बात होगी क्या? यही समझना चाहता हूँ, क्योंकि कश्मीर के लोग भी सुनना चाहेंगे, देश के बाकी लोग भी सुनना चाहेंगे। जो आपने कहा हम अपनी बात रखेंगे, वो क्या हो? जाने दीजिए, फिर रखूँगा। अगर जाने से पहले ही मैं अपनी बात सामने रखूँ तो फिर वज़ीर आज़म साहब आपका टीवी चैनल खोल के ही देख सकते हैं कि मेरे दिलो दिमाग में क्या है। मुझे लगता है सही तरीका यही होगा कि मैं पहले वज़ीर आज़म साहब के सामने बात करूं, उसके बाद जहां तक मुनासिब होगा मैं अपनी बात फिर बाकियों के सामने रख लूँगा। एक आखिरी सवाल, विथ योर परमिशन, क्योंकि ऐसा बयान आया महबूबा जी की तरफ से कि पाकिस्तान से बात हो, उस पर आपका क्या है? वो जो मुझे बात करनी होगी वो मैं पहले मीटिंग में करूंगा, उसके बाद आपसे कर लूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए उमर अब्दुल्ला साहब, जिन्होंने खास तौर पर समय निकाला एबीपी न्यूज़ के लिए, और उनका कहना है खुले मन के साथ अपनी बात कहने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म प्रधानमंत्री की बात सुनना चाह रहे हैं और असेंबली इलेक्शन से कभी भी किसी ने इनकार नहीं किया। उनकी व्यक्तिगत राय अलग हो सकती है, पार्टी की राय अलग है। कैमरामैन सुजीत के साथ आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो महबूबा मुफ्ती ने क्या बयान दिया? नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने उससे अपना पल्ला झाड़ दिया। उन्होंने कहा अब हम अंदर जाएंगे, वजीर आजम ने हमें बुलाया, उनसे बात करेंगे। आपके लिए यह भी सुनना जरूरी है कि परसों महबूबा मुफ्ती ने आखिर पाकिस्तान को लेकर क्या बयान दिया था जिससे आज फारूक अब्दुल्ला ने अपना पल्ला झाड़ लिया? जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें हक दिया है
जो हमारे साथ जो हमें मिला हुआ था, उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर में एक मसला था। तो अगर जम्मू कश्मीर के हालात सुधारने, इस खिते में अमन लाना है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर या हमारे मुल्क के अंदर बल्कि पूरे खिते में, तो इसके बगैर कोई चारा नहीं है। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। और डायलॉग की बात, हमसे डायलॉग कर रहे हैं। हम कहते हैं कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं, आपने सुना होगा हमारी गवर्नमेंट। तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे। तो महबूबा मुफ्ती के बयान को आपने सुना। फारूक अब्दुल्ला ने साफ कह दिया कि उनकी निजी राय होगी, उनकी अलग पार्टी है, वो क्या सोचती है मैं कैसे कहूं। हमारे साथ रिपोर्टर्स का एक पैनल जुड़ेगा, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि आज एक बहुत बड़ी बैठक चल रही है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ा दिन, केंद्र सरकार के लिए, दिल्ली के लिए भी आज एक बहुत बड़ा दिन है। नीरज पांडे मेरे सहयोगी मुझसे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। नीरज पांडे भी प्रधानमंत्री निवास के बाहर मौजूद है। मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह भी मेरे साथ जुड़ेंगे और दिल्ली में पैंथर्स पार्टी के नेता और पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया मेरे साथ जुड़ेंगे। श्रीनगर से पीडीपी के नेता राव भट्ट साहब मेरे साथ जुड़ेंगे और श्रीनगर से ही जुड़ेंगे राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार माजिद हैदरी। नीरज पांडे का मैं पहले रुख करूंगी। नीरज, बैठक शुरू हो चुकी है, हमें तस्वीरें भी मिलनी शुरू हो गई हैं, लेकिन एन बैठक से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने जिस तरीके से पीडीपी की महबूबा मुफ्ती के बयान से पल्ला झाड़ा, उसको लेकर क्या ये कहना चाहेंगे आप कि गुपकार गठबंधन में जो एकजुटता अभी तक दिखाई दे रही थी उसमें कुछ फूट है? फारूक अब्दुल्ला बहुत ही समझदार नेता है, उनको मालूम है देश का सेंटीमेंट किसके साथ है। देश का सेंटीमेंट कश्मीर के साथ है, लेकिन वो कतई भी पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं कर सकता और ना ही पाकिस्तान को देश के मामलों में जोड़ना चाहता है। हमारे साथ आशीष भी हैं, हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी, जिन्होंने बाकायदा आज अब्दुल्ला से बात भी की है और उनसे इस विषय पे पूरे। आशीष, क्या आपको लगता है कि कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को जोड़कर देखना ठीक होगा या पाकिस्तान को इन्वॉल्व करना ठीक होगा? क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने तो पल्ला झाड़ लिया है। देखिए, ये उनकी स्टेटेड पोजीशन है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बैठक जो प्रधानमंत्री ने बुलाई है, एक बीच का रास्ता, एक पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे बढ़ाने के इंटेंट के साथ, उसमें पाकिस्तान को बीच में लाना चाहिए। किसी भी दल का लाना गलत है, भले ही ये उनका स्टेटेड पोजीशन हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जिसका जिक्र आपने किया ना नीरज, फोकस अगर उस पर करें तो प्रधानमंत्री को ऑलरेडी एक बिग टेक अवे एबीपी न्यूज़ के इंटरव्यू में मिल गया। उमर अब्दुल्ला ने इस बात का ऐलान कर दिया कि अगर असेंबली इलेक्शन आज होते हैं तो उनकी पार्टी उसका हिस्सा बनेगी। मुझे लगता है जो सबसे बड़ा मकसद था ना आज की बैठक का, पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे बढ़ाना, चुनाव हो तो ये लोग शामिल होंगे कि नहीं होंगे। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बाकायदा एबीपी न्यूज़ पे ऐलान कर दिया। उमर अब्दुल्ला खुद व्यक्तिगत तौर पर कह चुके हैं कि वो यूनियन टेरिटरी के मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहेंगे अगर कभी जीते तो। इसे गुपकार में टूट के रूप में देखा जाए। पीडीपी अपना पोजीशन पहले क्लियर करे तब हम ये कह सकेंगे, क्योंकि पीडीपी ने अभी ये क्लियर नहीं किया है कि अगर असेंबली इलेक्शंस होते तो वो उसमें शामिल होगी कि नहीं होगी। मुझे लगता है प्रधानमंत्री के सामने महबूबा मुफ्ती जो पोजीशन लेंगी वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा देखना। जी शोभना। जी नीरज, आपके साथ आशीष भी हैं। मैं ये भी जानना चाहूंगी कि क्या आज की बैठक से हमें बहुत उम्मीदें रखनी चाहिए, क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है, ये तो अभी आगाज है। जी बिल्कुल, उम्मीदें तो सबको है और आशीष से भी जानेंगे कि उम्मीदें रखी जाए कि नहीं। आशीष, शोभना भी यही बात पूछ रही हैं कि क्या आज की जो बैठक है, इस बैठक से हमें आगे के लिए एक सकारात्मक उम्मीद और क्या लगता है कि कश्मीर के लिए एक अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए? देखिए, यही तो एलिगेशन था ना नीरज नरेंद्र मोदी की सरकार पर कि आपने इतना बड़ा फैसला किया, स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व नहीं किया। जब प्रधानमंत्री खुद आगे चल के स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं और इंटेंट में फिर दोहरा दूं, इलेक्शंस कराना है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आगे बढ़ाना है, तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर आउटकम पॉजिटिव ही आएगा। एक कोई पार्टी अगर अपने आप को अलग कर भी लेती है, मान लें पीडीपी, तो बाकी दल है ना, और क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी नहीं, तो आई थिंक हमें पॉजिटिव आउटकम की उम्मीद करनी चाहिए। बिल्कुल पॉजिटिव आउटकम की उम्मीद करनी चाहिए। निश्चित रूप में एक दल की अपनी डिमांड हो सकती है, लेकिन बाकी जो दल है वो कहीं ना कहीं कश्मीर के साथ है, देश के साथ हैं। जी शोभना। कश्मीर के साथ है, देश के साथ है। जी शोभना। बिल्कुल बिल्कुल नीरज पांडे, और क्योंकि पीडीपी के नेता राव भट्ट भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राव भट्ट जी, फारूक अब्दुल्ला ने तो महबूबा मुफ्ती के बयान से पल्ला झाड़ लिया है। क्या लग रहा है, अगर पीडीपी अलग थलग हो जाती है और बाकी राजनीतिक दल चुनाव में चले जाते हैं तो क्या ये नुकसान नहीं है आपका? जी जी बिल्कुल। या पीडीपी अपनी राजनीति करती रहेगी, अलगाववादियों के साथ मुलाकात करती रहेगी, पाकिस्तान का राग अलापती रहेगी? राव साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है?
राव भट्ट साहब की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। पैंथर्स पार्टी के नेता विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राजनीतिक विश्लेषक पत्रकार माजिद हैदरी साहब भी हैं। माजिद हैदरी साहब, आज की इस बैठक से हमें कितनी उम्मीदें रखनी चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग इस बैठक से बहुत उम्मीदें लगाकर बैठे हुए हैं आज। मैडम, आज का दिन सौभाग्यवर्ष दिन है। आज एक शुभारंभ हुआ है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े दिल वाला होने का एक सबूत दिया है और कश्मीर के भी जो नेता वहां गए उन्होंने कहा है कि हम खुले दिल से जा रहे हैं। तो सबसे पहले मेरी विनती होगी तमाम पैनलिस्ट से कि वो मेरे साथ कहें 3 दफा, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। आज माननीय मोदी जी ने मेहमान बुलाए हैं कश्मीर से और बोला है मैं आपकी बात सुनूंगा। मुझे उम्मीद है पूरा जो मेहमान मोदी जी को आज कहेंगे, मोदी जी उनकी सुनेंगे ही नहीं, वो करके दिखाएंगे। देखिए, स्टेटहुड तो मोदी जी ने खुद ही से कहा था, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था स्टेटहुड तो मैं दूंगा ही दूंगा, लेकिन उसके अलावा आज कश्मीर के नेता मांगने गए हैं कि हमें 4 अगस्त 2019 वाली स्थिति वापस दे दीजिए, आप घड़ी को वापस घुमाइए। और क्योंकि हम कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, आज उम्मीद है कि आज घड़ी वापस घूमेगी और कुछ देर बाद हमें 4 अगस्त 2019 वाली जो हमारी स्थिति थी वो मिलेगी। लोकतंत्र बहाल होगा, कश्मीर में खुशहाली आएगी, अमन होगी, शांति होगी, तरक्की होगा, सब कुछ होगा और होगा मोदी जी की वजह से, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। आज उसका शुभारंभ हो चुका है। आज हम कोई हैदरी साहब, क्या आपको लग रहा है कि आज अनुच्छेद 370 को लेकर भी बात होगी? आपको ऐसा लग रहा है कि आप ये उम्मीद रखे हुए हैं? आज हमारे सूत्र तो हमें ये कह रहे हैं कि चुनाव के ऊपर बात होगी, जो प्रधानमंत्री मोदी का सपना है, विकास की बयार वो जम्मू कश्मीर में बहाना चाहते हैं, उस पर बात होगी। लेकिन आप अगर कह रहे हैं कि वो पुरानी वाली स्थिति पर बात होगी, तो क्या आपको लग रहा है कि आज वो बात होगी? मैडम, एक बड़े दिल वाले प्रधानमंत्री ने बुलाया है आज खुले दिल वाले नेताओं को, तो आज दिल खोल के बात होगी, दोनों तरफ से बात होगी। अगर मोदी जी ने फैसला सुनाता होता तो वो बुलाते क्यों? उनने बुलाया इसलिए है क्योंकि उन्हें फैसला नहीं सुनाना, वो सुनना चाहते हैं कि कश्मीर का आवाम चाहता क्या है, जम्मू कश्मीर के लोग चाहते क्या है। तो हमें इसे आज इसको लड़ाई झगड़े से हम ना देखें, कोई इस मंच पे ना लड़े। ठीक है, बलवंत सिंह मनकोटिया का मैं रुख कर लेती हूँ। हमेशा हम लड़ते आए, आगे भी लड़ेंगे इस मंच पे, लेकिन आज सब माने। ठीक है हैदरी साहब, मोदी जी ने बुलाया है सुनने के लिए, वो आज सुनना चाहते हैं। ठीक है, तो सुने आज वो बात। ठीक है, बलवंत सिंह मनकोटिया का मैं रुख कर लेती हूँ। अगर पूर्ण राज्य का दर्जा आज की बैठक में इस मुद्दे पर बात नहीं होती है, चुनाव की बात होती है, तो क्या आपकी पार्टी साथ है केंद्र सरकार के? देखिए, इसमें अक्सर जो पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं एक आम नागरिक की हैसियत से, ठीक है हम विधायक रहे हैं, लेकिन आम नागरिक की हैसियत से अगर मैं बात करूँ तो आम नागरिक के जहन में क्या चल रहा है, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से हमारी जम्मू कश्मीर रियासत को पाकिस्तान ने पिछले 30-35 वर्षों से लगातार जम्मू कश्मीर को, यहाँ के युवाओं को डिरेल्ड करने से, डिट्रैक करने से, ट्रैक से बाहर लाने के लिए और यहाँ पे जितना नुकसान हर तरीके का कर सकते थे उसने पूरी कोशिश की है और आज भी वो जारी है। तो हमें सबसे पहले ये है कि पूरे देशवासियों को, जम्मू कश्मीर को एकजुट होकर हमें उन मुल्कों का, उन ताकतों का मुकाबला करना है जो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं पिछले कई वर्षों से, हमारे युवाओं की शक्ति को दिशाहीन करके हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि यहाँ आज की जो वो अहम बैठक जो है, ये प्रधानमंत्री जी ने सभी दलों की यहाँ पर बुलाई है, उस बैठक में अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सी एक्सपेक्टेशन प्रधानमंत्री जी से जम्मू कश्मीर के लोगों को हैं, खासकर जम्मू के लोगों को हैं, जो पिछले 70-75 वर्षों से हमेशा ये कहते आए हैं कि हमें कभी भी, हमें जो जॉब्स जम्मू कश्मीर में जब दी जाती है या युवा उसको लेते हैं या आपको किसी भी सरकारी गवर्नमेंट इदारे में, तो उसमें इक्वालिटी नहीं होती है, बराबर शेयर नहीं मिलता है। इसी तरह से डेवलपमेंट का अक्सर इशू रहता है जम्मू का कि हमें डेवलपमेंट में इक्वलिटी नहीं मिली। अक्सर इशू रहा कि 70 वर्षों से क्या जम्मू खित्ते से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे मनकोटिया साहब, क्या उनको कोई एफिशिएंट आदमी? ठीक है, राव भट्ट साहब का मैं रुख कर लेती हूँ। पीडीपी के नेता भी हमारे साथ मौजूद है। राव भट्ट साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने तो महबूबा मुफ्ती के बयान से पल्ला झाड़ लिया है और सभी राजनीतिक दल ये चाहते हैं कि चुनाव हो वहां पर। उमर अब्दुल्ला के बयान से ही ये निकलकर सामने आया है कि अगर चुनाव होगा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस उसमें हिस्सा लेगी।
क्या कहेंगे आप? देखिए, आज हमें पूरी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ फीलिंग टच का मामला होगा। उनके जो दुख है, उनको जो है जो उनके डिमांड्स है, जो उनकी फीलिंग्स है, उनको ऑनर किया जाएगा। और जैसे मेरे भाई माजिद हैदरी साहब ने फरमाया कि उम्मीदें वाबस्ता है जम्मू कश्मीर के लोगों को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से कि आज जो स्पेशल स्टेटस है वो रिस्टोर होगा और उसकी जो है उस पर बात होगी। और जितने यहाँ ये खून खराबा कैसे बंद होगा, इसके साथ जितने भी स्टेक होल्डर्स जो हैं उन सब से बात करने का एक जो है तरीका कैसे होगा, उस पर बात होगी। और यहाँ जो है विकास कैसे होगा, उस पर बात होगी। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी होगा अच्छा होगा। रऊफ भट्ट साहब, लेकिन आप तो पाकिस्तान से भी बात करने की बात कर रही हैं ना, महबूबा मुफ्ती। आप ठीक होने की बात तो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो बड़ा दिल दिखाया, सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया, जिसे कहा जाए विकास की बयार वो वहां पर बहाना चाहते हैं, आतंकवाद का खात्मा करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान से जो बातचीत का राग आपकी नेता ने अलाप दिया है, उसके विषय में आप क्या कहेंगे, जिससे अब नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अपना पल्ला झाड़ रही है? क्या अपने इस बयान को आप वापस लेंगी महबूबा मुफ्ती आज की बैठक के बाद? देखिए मैडम महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर लद्दाख की एक कदावर लीडर है। उसने यहाँ 1 लाख लोगों को मरते हुए देखा है। उसने बहनों को, माओं को विधवा होते हुए देखा है। हमने बॉर्डर्स पे शेलिंग देखी है। और वो चाहती है, हमारी लीडरशिप चाहती है कि ये मसला हल हो। इस खून खराबे से हमें नजात कैसे मिले, इसके लिए अगर उसने तजवीज़ करी है तो इसमें से कौन सा पहाड़ टूट पड़ा हमारे सिर पे? इसलिए कौन सी ऐसी तजवीज़ करना गलत बात नहीं है। वो एक लीडर है, वो तजवीज़ कर सकती है। जब आप दोहा में जो है तालिबान से बात कर सकते हैं, जब आप ट्रैक 2 पे दुबई में जो है पाकिस्तानी NSA से बात कर सकते हैं, तो ये कौन सी गलत बात है मैडम की? ये कौन सी गलत बात है? रऊफ भट्ट साहब, ये समझने की कोशिश कीजिए, ये समझने की कोशिश कीजिए कि अफगानिस्तान का मसला अलग है, वो कूटनीतिक चाल अलग है, उसमें आप पाकिस्तान को मत लाइए। मैं अपने दोनों सहयोगियों को भी अब लाना चाहूंगी। मेरे साथ नीरज पांडे और आशीष भी जुड़े हुए हैं। नीरज पांडे, रऊफ भट्ट साहब जिस तरीके से कह रहे हैं कि आप तालिबान से बात कर सकते हैं, तो पाकिस्तान से क्यों नहीं? अफगानिस्तान और पाकिस्तान का आपस में आप इस तरीके से जो मेल मिलाप PDP कर रही है, अलगाववादी सोच की तरह जिस तरफ बढ़ रही है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, ऑनरेबल होम मिनिस्टर कहते हैं, ये भी तो कहते हैं प्रधानमंत्री, ये भी तो कहते हैं रऊफ भट्ट साहब, प्रधानमंत्री ये भी तो कहते हैं कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को रोकेगा नहीं, तब तक किसी तरीके का कोई डायलॉग, कोई बातचीत नहीं होगी। आइए नीरज पांडे। शोभना, सबसे पहले राहुल को ये समझना चाहिए कि ये भारत और पाकिस्तान का मसला नहीं है, बल्कि ये भारत के अंदर का मसला है। और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, ये बार बार कहा जा चुका है। 370 नीरज पांडे, मैं आपको रोक रही हूँ। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान आया है कि कश्मीर की आज़ादी नहीं छीननी चाहिए। ये बयान एन उस समय आया है जिस समय प्रधानमंत्री निवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। तमाम राजनीतिक दलों के नेता जम्मू कश्मीर के यहाँ पर प्रधानमंत्री निवास पे मौजूद है। खुद प्रधानमंत्री की अगुवाई में ये बैठक चल रही है। ऐसे में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ये बड़ा बयान सामने आया है कि कश्मीर की आज़ादी नहीं छीननी चाहिए। इस समय मैं प्रधानमंत्री निवास के बाहर मौजूद हूँ, जहां इस समय एक बहुत बड़ी बैठक चल रही है, बहुत अहम बैठक चल रही है। राजनीतिक हलचल बहुत तेज है इस बैठक को लेकर, और जम्मू कश्मीर के तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनके नेता इस समय मौजूद है प्रधानमंत्री के साथ। क्या वो अपनी बात कह रहे हैं, क्या केंद्र सरकार कह रही है, ये तो हमें अपडेट थोड़ी देर में मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेहमानों का एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, नीरज पांडे और आशीष कुमार सिंह। बलवंत सिंह मनकोटिया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व विधायक श्रीनगर से PDP के नेता रऊफ भट्ट साहब हैं, और माजिद हैदरी साहब पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माजिद हैदरी साहब, पूर्ण राज्य के दर्जे की उम्मीदें लेकर सभी राजनीतिक दल आज इस बैठक में शामिल हुए हैं। सभी ने खुलकर ये कहा है कि वो पूर्ण राज्य का दर्जा चाहते हैं। आपको लग रहा है आज इस मुद्दे पर चर्चा होगी, या प्रधानमंत्री का जो एजेंडा है कि विकास की बयार बहे और चुनाव कराए जाएं, वही सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है आज की बैठक में? माजिद हैदरी साहब।
देखिए मैडम, पूर्ण राज्य का चर्चा तो है ही नहीं, क्योंकि वो माननीय गृह मंत्री जी ने सांसद में कहा है कि मैं जब भी हमें स्थिति लगेगी हम वो खुद ही से देंगे। तो कश्मीर के जो नेता हैं वो वहां ये मांगने के लिए तो गए ही नहीं है, क्योंकि वो तो अमित शाह जी का वादा है जब स्थिति होगी वो दे देंगे। कश्मीर के नेता जो कहने गए हैं वहां, वो ये कहने गए हैं कि आप डेमोक्रेसी बहाल कीजिए, यहाँ पे डेमोक्रेसी बहाल होगी, लोगों को फायदा मिलेगा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हमें वही बहाली जम्मू कश्मीर में चाहिए। उसी वजह से वहां पे नेता गए हैं। स्टेटहुड की तो बात ही नहीं है, ना डिलिमिटेशन की बात है, वो तो सरकारी प्रोसेस चल रहा है। हमारा बात है, हमें सबसे पहले 4 अगस्त 2019 का स्टेटस वापस चाहिए, इलेक्शन चाहिए, ताकि लोगों को फायदा मिले। हम भी तो देश की जनता है ना, हम तो कोई पाकिस्तान की जनता नहीं है। हमें भी थोड़ा अपने लोकतंत्र का हिस्सा दीजिए। हमारा छीना गया है थोड़ा हिस्सा 2.5 साल से, तो वापस चाहिए, हमें हमारा हक वापस चाहिए। ममता बनर्जी जी ने भी जो कहा है वो भी उनका वही मकसद है कि हमें कश्मीरियों को उनका हक वापस। पीडीपी के नेता राव भट्ट साहब भी जुड़े हुए हैं, तो गलत क्या है इसमें? ठीक है राव भट्ट साहब, आज सबसे बड़ी उम्मीद क्या लगाकर आप बैठे हुए हैं? बैठक शुरू हो चुकी है, सबसे बड़ी उम्मीद क्या है? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बड़े दिल के इंसान हैं, हमें उम्मीद है कि हमारा स्पेशल स्टेटस रेस्टोर होगा और जो यहाँ पर जो डिरेल हुआ है पॉलिटिकल प्रोसेस वो ट्रैक पे आएगा और हमारी जितनी भी डिमांड्स है, जम्मू कश्मीर के लोगों की जो फीलिंग्स है, सेंटिमेंट है, उन्हें ऑनर किया जाएगा, उन्हें रेस्पेक्ट दिया जाएगा। और हम भी जो है इज्जत से जीना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसा फैसला हो जिसमें चीफ मिनिस्टर उसको अरेस्ट करना पड़ा, जिसमें हमारे कैबिनेट मिनिस्टर उसको अरेस्ट करना पड़ा। तो मैं समझता हूं कि वो फैसले तो थोपे जाते हैं, वो फैसले नहीं होने चाहिए। देश को हम जोड़ने की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि यूनिटी हो, पोलराइजेशन ना हो। तो आप यही चाहते हैं कि अनुच्छेद 370 जो हटाया गया उसको वापस लाया जाए, स्टेटस जो है विशेष राज्य का दर्जा। बहुत बड़ी बैठक प्रधानमंत्री निवास पर चल रही है, प्रधानमंत्री निवास के बाहर हम मौजूद है। तस्वीरें तो हमें मिलने लगी हैं, लगभग 1 घंटे से ऊपर का समय हो चुका है इस बैठक को शुरू हुए। तमाम राजनीतिक दल जम्मू कश्मीर के इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं, सबकी अपनी अपनी उम्मीदें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं विकास की बात हो, चुनाव की बात हो। बहुत अहम, बहुत बड़ी बैठक चल रही है। ये बैठक जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी बहुत अहम है, ये बैठक केंद्र सरकार के लिए, दिल्ली के लिए भी बहुत अहम है और तमाम वो राजनीतिक दलों के नेता जो इस बैठक का हिस्सा बन रहे हैं उनके लिए भी बहुत अहम है। हालांकि नेता ये कह रहे हैं कि वो खुले मन से आए हैं, कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन सभी नेता दबी जुबान में या ये कहिए कि खुलकर एक ही बात कह रहे हैं कि वही पुराना स्टेटस कश्मीर को लौटाया जाए, 370 को वापस लिया जाए, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। मेरे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ा हुआ है, 2 रिपोर्टर्स भी मेरे साथ मौजूद हैं, नीरज पांडे और आशीष कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज पांडे, पहले मैं आपका रुख करूंगी। कह तो ये रहे हैं तमाम जो गुपकार गठबंधन के नेता हैं कि हम खुले दिल से जा रहे हैं, हमारा कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन ये मैं और आप बहुत भलीभांति जानते हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा और अनुच्छेद 370 की वापसी, ये मन में ये बात लेकर इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। आज क्या लग रहा है, केंद्र सरकार का क्या रुख रह सकता है? देखिए, वो चाहे जो भी कहें, लेकिन उनके मन में तो यही है कि 370 वाली जो स्थिति थी उसको रिस्टोर किया जाए। वो बात भी रखेंगे, इसमें कोई शक नहीं कि प्रधानमंत्री के सामने वो बात रखेंगे। वो रखेंगे कि हमें 5 अगस्त 2019 से पहले वाली स्थिति दी जाए, लेकिन वो तय करेगा केंद्र सरकार क्या तय करता है। हमारे साथ आशीष भी हैं, आशीष से भी पूछते हैं। आशीष, आपको लगता नहीं कि स्टेटहुड की जो डिमांड है वो फिर से दोहराई जाएगी? 5 अगस्त से पहले की जो स्थिति है वो फिर से दोहराई जाएगी और इसकी डिमांड भी होगी। क्या लगता है कि केंद्र सरकार उस पर विचार करेगा? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे थे नीरज, जहाँ तक 370 और 35A की बात है उसको तो हम पहले ही आउट ऑफ क्वेश्चन कर देते हैं। मोदी गवर्नमेंट उस पर वापस नहीं जाने वाली। जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो सरकार में टॉप सोर्सेज से हमारी बातचीत हुई है, उनका ये कहना है कि वो भी ये मान के चल रहे हैं कि आज की बैठक में इन 2 मांगों के अलावा जो स्टेटहुड की मांग है ना, वो उनकी अपनी राइट्स की जो मांग कर रहे हैं वो उठेगी और सरकार उसको डिस्प्यूट नहीं करने वाली है। ये बड़ी जानकारी मैं दे दूं कि ऐसा नहीं है कि उसको टेबल पे खारिज कर दिया जाएगा, हालांकि उस पर कोई आश्वासन भी नहीं आने वाला है। इशारा यही है, आपको याद होगा नीरज, होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में अश्योर किया था कि स्टेटहुड लेटर कंसिडर हो सकता है। तो मुझे लगता है कि एक वैसा राजनीतिक माहौल बने तो संभव है कि उस पर चर्चा हो या उस पर कोई फैसला हो, लेकिन आज कम से कम इस मांग को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल सही, आशीष भी वही बात कह रहे थे कि बात हो सकती है, मांग हो सकती है, सरकार उसको खारिज भी नहीं करेगी, लेकिन जो गृह मंत्री का बयान था वो आज भी कंसीडर करेगा कि जब स्थितियां सामान्य होंगी तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल कर दी जाएंगी और चुनाव जो स्टेटहुड की जो डिमांड्स है वो भी पूरी की जाएंगी। जी शोभना।
जाहिर सी बात है नीरज, लगातार हम यही बात कह रहे हैं कि ये शुरुआत है और इसको एक अच्छी शुरुआत माना जा रहा है तमाम जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के द्वारा, जम्मू कश्मीर के आवाम, जम्मू कश्मीर के लोगों के द्वारा, और दिल्ली की एक अच्छी पहल इसको कहा जा रहा है। लेकिन बहुत उम्मीदें बांधना इस पहली बैठक से, ये कहीं ना कहीं जिसे कहा जाए कि थोड़ी सी नाइंसाफी होगी, क्योंकि अभी शुरुआत हुई है और क्या निकल कर आएगा इस पर तो हमारी नजर बनी हुई है। मैं रऊफ भट्ट साहब का भी रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले माजिद हैदरी साहब का मैं रुख करूंगी। माजिद हैदरी साहब, कोई एजेंडा नहीं है, ये तमाम नेता कह रहे हैं, लेकिन डिमांड एक ही है। आप भी बार बार अपनी यही बात दोहरा रहे हैं कि अनुच्छेद 370 वापस होना चाहिए, पुराना दर्जा कश्मीर को वापस मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं छुपी हुई इच्छा तो यही है आपकी। आप लोग विकास की बात नहीं कर रहे हैं, आप लोग ये नहीं कह रहे हैं कि अब आतंकवाद से छुटकारा मिलना चाहिए। यहाँ पर तमाम जो केंद्र सरकार ने वादे किए थे विकास प्रोजेक्ट्स के, उनका क्या स्टेटस है, इस पर आप लोग बात करने को तैयार नहीं है, जिसका जिक्र आज उमर अब्दुल्ला ने किया। देखिए मैडम, आतंकवाद की तो ऐसी बात है कि जब डिमोनेटाइजेशन हुई थी तब भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अब देश में आतंकवाद खत्म होगा, लेकिन हुआ नहीं। उसके बाद कहा गया था 5 अगस्त 2019 को जब फैसला लिया तो अब आतंकवाद खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी हुआ नहीं। आतंकवाद तो पिछले 30 वर्षों से जम्मू कश्मीर में चल रहा है। रही बात विकास की, विकास तब तक उस राज्य में या उस इलाके में कैसे आएगा जब तक वहां पे लोकतांत्रिक विधि वापस नहीं इतने आएगी। आतंकवादियों का एनकाउंटर हुआ है, आतंकवाद की घटनाओं में कमी आई है, ये आप दावा कैसे कर रहे हैं हैदरी साहब? वही देखिए, अगर आपको एक कमी लगती है कि पिछले, देखिए मैडम, अगर आप ये कहती हैं कि जो कल एक दुकानदार मरा वो आतंकवाद में कमी है, जो परसों एक पुलिस अफसर मरा वो आतंकवाद में कमी है, राकेश पंडित हमारा बीजेपी काउंसलर मरा वो आतंकवाद में कमी है, वसीम राजा बीजेपी का लीडर मरा वो आतंकवाद में कमी है, अशोक पंडित वहां पे दूसरा जो हमारा लीडर था कांग्रेस का वो मरा तो आतंकवाद में कमी है। मुझे समझ नहीं आता है भाजपा आतंकवाद को कमी किसको कहती है? पत्थरबाजी में कमी हुई तो लोग ज्यादा मर रहे हैं, बेगुनाह ज्यादा मर रहे हैं। परसों अनंतनाग में 2 सिविलियन मरे। तो ये मारा मारी जो है ये तब तक बंद नहीं होगी, ये तब तक मामला चलता रहेगा जब तक कि आप लोग इसको जम्मू कश्मीर को दोबारा उसी नजर से नहीं देखेंगे जैसे कि आप 4 अगस्त 2019 तक देखते थे। क्योंकि जो नया टेस्ट जो किया गया वो तो फेल हो गया सारा। ये जो लीडर थे इनको तो आप कह रहे थे गुपकार गैंग है, आज ये माननीय गुपकार गैंग बन गई। आज तो यही लोग प्रधानमंत्री जी के पास गए हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की विचारधारा भी कश्मीर पे सही नहीं रही है। अभी तो आज वापस एक मार्गदर्शन हो रहा है कश्मीर का कि दोबारा उसी रास्ते पे चलेंगे जहां हम पहले चलते थे। आज पुरानी शराब नई बोतल में डालने की कोशिश इसीलिए हो रही है। तो कहीं ना कहीं तो आपको समझना होगा इस प्रॉब्लम को। जी मैडम। हेलो जी, मैं आपसे जो बता रहा हूं यहाँ पे बात, मैं आपसे यही कह रहा हूं कि ये जो मामला है जब तक आप इसको खुले दिल से नहीं देखेंगे दोनों साइड, तो ये तो मामला बढ़ता ही जाएगा। तो इसमें तो आगे चलाना होगा मामले को, क्योंकि ऐसे तो बुरा हाल हो रहा है। और ये जब कश्मीर का अगर बुरा हाल है, अगर आप कश्मीर को भारत का अटूट अंग कहते हैं तो आपके ये भारत का बुरा हाल हो रहा है। जो 5 अगस्त 2019 से बुरा हाल है वो पूरे भारतवर्ष का बुरा हाल है। क्योंकि जम्मू के बेचारे हमारे डोगरा भाई भी उतने ही परेशान है जितने कश्मीर के भाई मुसलमान परेशान। हर तरफ जम्मू कश्मीर में केवल परेशानी है। तो ये परेशानी खत्म कैसे होगी, उसी के लिए तो प्रधानमंत्री जी ने बड़े दिल से, उसी को दूर करने के लिए तो ये बैठक बुलाई गई है ना हैदरी साहब, उसी को दूर करने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। और कोरोना के चलते ये विलंब हुआ है, हो सकता है कि ये बैठक अभी और पहले हो चुकी होती। ठीक है, ठीक है, तो आप सभी मेहमान, ठीक है, आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए। और 5 अगस्त 2019 की तारीख भारतीय इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई, जब अनुच्छेद 370 और 35A हटाने का कड़ा फैसला, सख्त फैसला केंद्र सरकार ने लिया। केंद्र सरकार ये भली भांति जानती थी कि ये बहुत चुनौतीपूर्ण सफर रहेगा, उसके बावजूद ये बड़ा फैसला लिया गया। 5 अगस्त को क्या हुआ? 5 अगस्त को क्या हुआ? 5 अगस्त को क्या हुआ? 5 अगस्त को 5 अगस्त को क्या हुआ? 5 अगस्त को आपकी भावना के अनुरूप भाजपा एनडीए सरकार ने एक अभूतपूर्व फैसला लिया।
जिसके बारे में सोचना तक पहले असंभव लगता था। 65 साल लग गए जम्मू कश्मीर से उस अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने में, जिसके बारे में संविधान में लिखा गया था कि ये टेम्पररी है, यानी अस्थायी है। लेकिन दूसरी किसी भी पार्टी ने या दूसरी किसी भी सरकार ने ऐसा करने की हिम्मत नहीं दिखाई। संविधान जब बना तब से धारा 370 को अस्थायी माना गया। क्यों अस्थायी माना गया? अस्थायी इसलिए माना गया माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि कभी न कभी इसको हटना था, बहुत पहले हटना था, मगर किसी में राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी, दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव था। वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी थी, इसके आधार पर वोट बैंक बनानी थी। हमें ना वोट बैंक बनानी है, ना हमारे पास राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। 5 अगस्त 2019 को एनडीए सरकार ने असंभव से दिखने वाला फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर को मिले विशेष राज्य के दर्जे को खत्म कर दिया। 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा को बरकरार रखा गया। लद्दाख को केंद्र के अधीन रखा गया। 35A को हटाकर दूसरे राज्यों के लोगों को बसने का अधिकार दिया गया। तुम समझते हो कि 35A हटाकर तुम हमारे हक को खा जाओगे? ये क्या उसको मिटाना चाहते हैं? समझते हैं कि बाहर से लाएंगे, बसाएंगे, हमारा नंबर कम कर देंगे। हम क्या सोते रहेंगे? हम इसका मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। हम इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। 370 को कहते हो खत्म करो, अरे करोगे तो फिर इलाहाक किधर रहेगा? लेकिन इन तमाम विरोधों, तमाम रुकावटों को नजरअंदाज किया गया। 370 और 35A को हटा दिया गया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के लोगों की दोहरी नागरिकता खत्म हुई, यानी एक भारत एक नागरिकता हुई। जम्मू कश्मीर के अलग झंडे को हर जगह से हटाया गया, यानी एक देश एक झंडा हुआ। जम्मू कश्मीर का अलग संविधान खत्म हुआ, यानी एक भारत एक संविधान हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ, ये 41,849 लोग घाटी के और कश्मीर के मरे, इसका हिसाब किसको देना है? और मुझे बहुत स्पष्टता है, ये 41,849 लोग, उनकी जान न जाती सभापति महोदय, अगर धारा 370 न होती। सरकार को पता था कि फैसले के बाद जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से अस्थिरता का माहौल पैदा किया जाएगा, इसलिए उसे रोकने की तैयारी पहले ही कर ली गई थी। हिंसा को रोकने के लिए जो भी जरूरी कदम थे, उन्हें पहले ही उठा लिया गया। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। हिंसा को रोकने के लिए सबसे जरूरी था घाटी के नेताओं को लोगों को भड़काने से रोकना, इसलिए उन्हें नजरबंद किया गया। इसी का नतीजा है कि ऐतिहासिक फैसले के बाद भी कश्मीर में हालात कंट्रोल में है, सब कुछ सामान्य हो चुका है और अब इसके उज्जवल भविष्य के लिए कदम बढ़ाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के 14 नेता लगभग इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। रक्षा मंत्री मौजूद हैं, गृह मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं और चर्चा अंदर लगातार जारी है। हालांकि अभी इसमें क्या बातचीत चल रही है निकलकर सामने नहीं आया है। तस्वीरें बैठक की हमें जरूर मिलने लगी हैं। रऊफ भट्ट साहब पीडीपी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रऊफ भट्ट साहब, आप विशेष राज्य के दर्जे की बात कर रहे हैं, पूर्ण राज्य की बात कर रहे हैं, अनुच्छेद 370 की वापसी की बात कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में विकास की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, फेडरेशन को मजबूत करने की ज़रूरत है। फेडरेशन तब जाके मजबूत हो जाती है जब आप स्टेट को जो है उनका फैसला उनको ऑनर करते हैं। जब आप उनके फैसले को ऑनर नहीं करते हैं तो फेडरेशन कमज़ोर हो जाती है और स्टेट लोगों से होती है। जब आप लोगों का विश्वास को पाते हैं, जब आप लोगों को नाराज़ करते हैं, लोगों को आप डेड एंड पे लेते हैं, तो उसके बाद कौन सा विकास होगा? विकास तब होगा जब फेडरेशन मजबूत होती है। फेडरेशन मजबूत तब होती है जब स्टेट्स जो है स्टेट के लोग दिल से फेडरेशन के साथ हो। आप जोर जबरदस्ती किसी चीज को थोपते हैं, फिर कहते हो कि फेडरेशन जो है मजबूत है, सारा कुछ ठीक हुआ। सारा कुछ ठीक तो आपके सामने है। विकास कितना हुआ पूरे इंडिया में आप देखिए। पेट्रोल की कीमतें कितनी बढ़ी, जम्मू कश्मीर के लोग तो खुश हैं, सिर्फ राजनीतिक दलों के पेट में दर्द है।
कौन सा सिर्फ राजनीतिक दलों के पेट में दर्द है। लोग खुश हैं जम्मू कश्मीर के लोग वहां विकास चाहते हैं, तंग हो गए आतंकवाद से। अब इसलिए हम भी चाहते हैं ना कि पीस हो। हम तो वही कहते हैं कि बस इसको हल करो, ये आतंकवाद खत्म होना चाहिए। हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमसे ज्यादा किसको पेन है इस चीज। आपको ये पता होना चाहिए, हमारी जो लीडर साहिबान हैं, जो इस देश की बात करते हैं, जो नेशनल इंटरेस्ट में बात करते हैं, जब वो मरते हैं उनके कब्र पे भी सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। वो इसलिए क्योंकि वो देश की बात करते हैं। और आज आप उनको ही एंटी नेशनल कहते हो। आप वही कहते हो कि अगर उन्हें कोई बात करी उसमें जी देखिए, लाइकिंग डिसलाइकिंग को छोड़कर, पार्टी से हटकर हमें देश के बारे में सोचना है। आप देखिए देश की इकोनॉमी कहाँ है, माइनस में चल रही है। आप देखिए अगर आप अपने सियासत करने का अंदाज बदल देना तो सारी समस्याओं का हल निकल जाएगा, जम्मू कश्मीर के लोगों को भी न्याय हो जाएगा। आप तो पाकिस्तान का राग अलापते रहते हैं। बहरहाल मेरे पास वक्त इतना ही है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।